हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है। जैसे कि हमने एसएससी एमटी सीएसएसएल के लिए जीएस की सीरीज़ लेके आए हैं, वैसे ही हमने पहली जो सिंधु सभ्यता की जो पहली वीडियो है ना, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है। आप सबसे पहले उसे देख के आए, फिर आपको ये समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है। अभी हमारी सेकंड क्लास है, इसलिए आप पहली क्लास को देख के आए, फिर इसके बाद इस क्लास को देखें तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखो, जो हमारा आज का टॉपिक है ना, सिंधु सभ्यता की भौगोलिक स्थिति। क्या है? सिंधु सभ्यता की भौगोलिक स्थिति। देखो, सिंधु सभ्यता की भौगोलिक स्थिति का मतलब, हमारा मतलब ये है कि सिंधु जो सभ्यता थी ना, वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। मैंने देखा, पेपर को उठा के देखा, ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछ सका था सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था। तो वहाँ पे ना त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था। ज़्यादातर बच्चों ने, वो मैं देखा कि वर्गाकार को टिक करते, क्योंकि उनको पता नहीं होता ढंग से। जो सिंधु सभ्यता थी ना भाई, वो त्रिभुजाकार की थी। अब वो कैसे थी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो उत्तर में जो था ना, मांडा, जम्मू कश्मीर, वहाँ से वहाँ तक फैली हुई थी। और नदी कौन सी थी? चिनाब नदी। ये भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि उत्तर में कहाँ पे फैली हुई, कहाँ से कहाँ तक फैली थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो पश्चिम था, वो लिखने में गलती हो गई। पश्चिम जो था, सुटका गेल्डो से बलूचिस्तान। ये बलूच का मतलब है बलूचिस्तान में, दक्ष नदी के आसपास। ठीक है। और ये आलमगीरपुर यूपी, हिंडी नदी, हिंडन नदी। ठीक है, हिंडन नदी जो पूर्व में है। ठीक है। अगर अगर हम इन तीनों कोनों को अगर मिलाने का प्रयास करें, अगर हम अगर हम इन तीनों कोनों का मिलाने का प्रयास करें, तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है ना, 12,99,600 वर्ग मीटर का था। ठीक है। और क्षेत्र का जो आकार था ना, त्रिभुज आकार है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिभुज आकार था। किसी अन्य प्राचीन संस्कृति में इतना विस्तृत क्षेत्र नहीं था। विस्तृत का मतलब कि और कुछ जो सभ्यता थी ना, उस समय की इतनी फैली हुई नहीं थी, विकसित नहीं थी, जितनी ये सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी, तब आराम से देख सकते हो कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजा का आकार का था। ठीक, त्रिभुजाकार का था। और देखो, उत्तर में ये देखो, मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, हिंडन नदी के किनारे। और सुटकेडोर बलूचिस्तान में, दक्ष नदी के किनारे। और ये जो इसका त्रिभुज जो आकार था ना, सिंधु सभ्यता का जो आकार था, वो कौन सा था? त्रिभुजाकार था। और सिंधु सभ्यता की भौगोलिक स्थिति हो गई। अब देखो, अब सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार, सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार, जैसे कि देखो, जो उस समय भी लोग थे ना, वो विदेशों में व्यापार क्या करते थे, अपने माल को बेचने के लिए दूसरे देशों में जाया करते थे। जैसे कि आज के समय में होता है कि हमारा क्या है, चाइना से हमारे पास सामान आता है, हमारा बहुत कम जाता है, पर चाइना से तो बहुत ज़्यादा आता है। हम अमेरिका से सामान आता है, हर जगह से अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग स्थान पर जो मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसे भारत में है कि चावल बहुत अधिक मात्रा में उगता है, तो वो बाहर देशों में भी जाता है। रूस में गेहूँ बहुत उगता है, तो वो बाकी देशों में सप्लाई करता है। यूक्रेन में गेहूँ बहुत उगता है, तो वो बाकी देशों को सप्लाई करता है। अरब में पेट्रोल मिलता है, तो वो बाकी देशों को सप्लाई करता है। तो इसी चीज़ को ना विदेशी व्यापार कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे उस समय के सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार के बारे में, कि कहाँ से क्या सामान आता था। देखो, जो तांबा था ना, वो खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से आता था उस समय। और जो सोना जो था, वो हमारे भारत के कर्नाटक में भी था, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। कहाँ से? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। और जो चांदी थी, वो अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। अब आप सिंधु सभ्यता में देखोगे ना, ज़्यादातर जो विदेशी व्यापार है ना, इन्हीं देशों के साथ हुआ करते थे, और इन्हीं के साथ सामान आया जाया करते थे। ठीक है। अब जो शीशा था ना बच्चों, वो ईरान से आता था। जो टीन थी ना, टीन, वो अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। और जो गोमेट था, वो सौराष्ट्र से आता था। आप सोच रहे होगे कि आपके सर जी ने फ़ोटो क्यों नहीं लगाई। बच्चा, मेरे को इसकी फ़ोटो नहीं मिली, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं लगाई है। इसके लिए मैं आपसे पूरे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे ये मिला नहीं। ठीक है। और लाजवर था, वो मेसोपोटामिया से आता था। वही जो मेसोपोटामिया, जो डजला और फरात नदी के किनारे थी। देखो, अब कालीबंगन क्यों महत्वपूर्ण है? कालीबंगन क्यों महत्वपूर्ण है? देखो,
अग्निकुंड ना कालीबंगन से प्राप्त हो। जो अग्निकुंड का मतलब है जिसमें हम पूजा करते हैं, आहुति डालते हैं, उसको अग्निकुंड कहते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जिसमें अग्निकुंड के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको ढंग से, आप ना वो क्लास देख के आए पहली वाली, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और कालीबंगन ना एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका जो निचला शहर भी था ना, आम लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। मतलब क्या है कि जो आम लोगों के लिए, जो आम लोग थे ना, उनके भी जो घर थे ना वो किले से घिरे हुए थे। किले से मतलब कि बहुत बड़ा किला था और उसके अंदर ना लोग रहा करते थे घर बना के। और ऐसा सिर्फ कालीबंगन में देखा गया, जो सिंधु सभ्यता का जो कालीबंगन का जो इलाका है उसमें देखा गया। और बाकी जगहों पे ये चीज़ देखने को मैं बिल्कुल नहीं मिली है। ठीक है। और कालीबंगन का अर्थ होता है बेटा काली चूड़िया। क्या होता है? कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। यहाँ से, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ से पूर्व लिखा है, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों में, बच्चों इसको काट के ना पूर्व कर लेना। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिला है। अब खेत जोतने का मतलब, जब हम खेत जोतते हैं, कोई चीज़ की बुआई करते हैं, तो हमें दिखता नहीं कि हमने यहाँ पर खेत बोया था, तो वैसे हमें साक्ष्य प्राप्त हो कि हाँ यहाँ पर खेती होती थी, उसका प्रमाण है हमारे पास कि हमें जुते हुए खेत मिले वहाँ से, तो हम कह सकते हैं। देखो, एसएससी की तैयारी करने के लिए आपको जीएस बहुत पढ़ना पड़ेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप मेरे से जीएस पढ़ते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। बड़ी मेहनत करके कम से कम 6 बुक पढ़ के तब मैं लेके आता हूँ, साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ता हूँ मैं। पर नहीं, सोचता हूँ जितना मैंने अपने पेपर की तैयारी नहीं करता ना, उतना मैं वीडियो बनाने की तैयारी करता हूँ। क्यों? मैं गलत गाइडेंस किसी को नहीं देना चाहता। कि मुझे पता है अगर मैं किसी बच्चे को अपने एक दो व्यूज़ के कारण उसको गलत कंटेंट दूँ, तो भाई चलो मेरे व्यूज़ तो बढ़ जाएंगे, पर उस बच्चे का कितना नुकसान होगा। जो बच्चा ने टारगेट लेके चला है कि मैं 1 साल में सिलेक्शन लेके अपने ज़िंदगी के 1 साल वो त्याग करने जा रहा है कि मुझे उसे पढ़ना है, अब मैं उस बच्चे को गलत कंटेंट दे के, वो गरीब बच्चा वो टीवी यूट्यूब पर पढ़ रहा है। अगर उसके पास पैसा होता तो अपना कोर्स लेके पढ़ता, 500-600 का कोर्स आता है, पर वो है गरीब बच्चा। तो इसलिए हम चाहते हैं ना, कंटेंट में 1% की हम चोरी नहीं करते, हम ईमानदार है भाई। तो आप ये निश्चित करिए, ये निश्चित रहिए कि आपको कंटेंट में कोई भी गलती नहीं मिल सकती मेरी तरफ से। कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा सिंगल जो मैं बाहर भेजूंगा इससे पढ़ने से। ठीक है। तो बात पढ़ाई पे करते हैं। यहाँ से पूरे हफ्ता चलो को खेत जोते मैंने आपको बता दिया, अग्नि पूजा के बारे में बता दिया। अब नकाशीदार ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है। अब नकाशीदार ईंट का मतलब क्या होता है? हमें नकाशीदार ईंट के साक्ष्य मिले, जैसे कि कोई मंदिर हम बनाते हैं तो उस पर देखो डिजाइन किए हुए पत्थर लगे रहते हैं, तो उसी चीज़ को नकाशीदार ईंट कहा जाता है। समझिए आप? ठीक है। सिंधु सभ्यता में पूजा का प्रचलन है या नहीं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अब सबको कमेंट करके जानना है बच्चे, कि सिंधु जो सभ्यता थी उसमें पूजा किया जाता था या नहीं किया जाता था? अपने हिसाब से वो सबसे पहले कमेंट करना है, मेरी बात सुने बिना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले कमेंट करो और फिर उसके बाद देखना, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। मतलब ये जो पृथ्वी है ना हमारी, उसको वो क्या, धरती को उर्वरता मतलब उर्वरता की देवी मानकर, तो वो धरती को देवी इसलिए मानते थे क्योंकि वो जमीन के ऊपर खेती करते थे और खेती से उन्हें अन्न मिलता था। और जीवन के लिए जो अन्न है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर, मतलब जो हमें अन्न प्राप्त करे, हमें खाना कौन देता है? हमारे बाप बाप ने दिया। तो वैसे ही तो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे वो लोग। ठीक है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ समय सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? वृक्ष पूजा मतलब पेड़ों की उस समय पूजा की जाती थी। इस समय भी हम पेड़ों की पूजा करते थे, बरगद की पेड़ की पूजा करते हैं। पर एक चीज़ आपने नोटिस करी है जी के क्वेश्चन बता, ओ ऐसे ही मैं नॉर्मल सी बात कहता हूँ आपको कि देखो, हम वृक्ष की तो पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। अगर वही बरगद हमारे अगर घर में उग जाता है दीवारों पे, तो हम उसको तोड़ के फेंक देते हैं। ये है ना? अब ये तो है सामाजिक, अब बात भी कह सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, अब क्या करें। ठीक है। तो शिव पूजा के साथ से मिले, शिव पूजा का मतलब हमको शिवलिंग जो होती है ना उसकी पूजा के साक्ष्य मिले, यानी हम कह सकते हैं वहाँ पे साक्ष्य में, किताबों में जब लिखा हुआ तो भाई कहना ही पड़ेगा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य में मिले। अभी एक चीज़ आपको और पता लगेगी, वहाँ पूजा तो होते थे पर मंदिर नहीं होते थे। अरे ऐसा क्या बात करी सर जी आपने, पूजा होते थे मंदिर नहीं होते थे? उसके बारे में भी मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो, स्वास्थ्य चिन्ह, अब स्वास्थ्य चिन्ह तो भैया सबने देखा है, हमारे घर पे भी होता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ जो स्वास्थ्य चिन्ह है वो किसने बनाया?
सबसे पहले कमेंट कीजिए। चलो आपको नहीं पता, मैं बता दूँ आपको, जो स्वास्थ्य चिन्ह है ना वो संबत हड़प्पा सभ्यता की देन है। और ये जो ये स्वास्थ्य चिन्ह से ना सूर्योपासना सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। किससे? इससे ना सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था। तो आज से आपको एक चीज़ नहीं पता लगी, जो स्वास्थ्य जो चिन्ह है ना वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। हमने वहीं से उस चीज़ को पवित्र मानते हुए, उस चीज़ को, वो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है स्वास्थ्य चिन्ह को। ठीक है। और सिंधी घाटी के नगरों में ना किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। अब मेरा अवशेष का मतलब ये है कि वहाँ के जो नगर थे ना, वहाँ कहीं पे भी ना मंदिर नहीं मिले कि मंदिर बने हो, वहाँ पर देवी देवता की पूजा हो। पूजा होती थी पर वो मंदिर नहीं मिले हमें। अब ये तो हम डिफाइन तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि ऐसा क्या है। जो साक्ष्य के आधार पर है कि अवशेष का मतलब है कुछ टूटी हुई चीज़ें हमें प्राप्त होती है मंदिर के हिसाब से, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। तो आपको जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको कम से कम 3-4 बार ना वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो एक बार से हमें कुछ नहीं आता है। अब ये वहम है कि मैं एक बार ऐसा पढ़ा दूंगा आपको ऐसा घुस जाएगा दिमाग में, भाई नहीं। सब बच्चा अलग अलग दिमाग का है, अलग अलग तरीके से कार्य करता है सबके दिमाग। तो उसी हिसाब से आप 3 बार देखो और इसके नोट्स बना लो आप कॉपी में और याद कर लो फटाफट। और इससे बाहर क्वेश्चन जाने नहीं देंगे, हम गारंटी लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा। जो सिंधु सभ्यता में ना माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। ठीक है, आप समझ गए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता में कौन सी देवी की उपासना सबसे सर्वाधिक थी। तो आपको कहता है मातृ देवी। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि सेदव सभ्यता में सबसे अधिक उपासना किसकी की जाती थी। अब सिंधु सभ्यता जो सेदव सभ्यता है ना, वो मैंने इसको पहली वीडियो में मैंने बता रखा है। तो आप उस पहली वीडियो में जाइए और पहले पार्ट को देख के उसको समझ सकते हैं। पहले पार्ट में मैंने बता रखा है, उसको ध्यान से देखिए। तो सेदवासी भी आपको समझ में आ जाएगा कौन होते हैं। ठीक है। और ना पशुओं में कुबड़ वाला सान इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। मतलब क्या? अब आप कुबड़ वाला सान का मतलब करें, एक जो भैंस होते हैं उसके ऊपर कुछ बड़ा सा निकला हुआ होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको कुबड़ बोलते हैं। कुबड़ा, जैसे हम हिंदी में कुबड़ा बोलते हैं। तो ये जो कुबड़ा दिखा था ना, उस भैंस की पूजा करते थे। जैसे कि आजकल देखो, आजकल हम गाय की पूजा करते हैं। सर्वाधिक हमारे में जो गाय है वो देवी के समान माना जाता है। माना नहीं जाता, तो देवी के समान ही है। ठीक है ना, गाय को। तो वैसे ये कुबड़ वाले सांड की पूजा क्या करते थे। अब कोई भी नहीं हो सकता कि कुबड़ वाले सांड की क्यों पूजा किया करते थे भाई। इसके ये अलग चीज़ होगी, इसलिए भी कारण हो सकते पूजा करते थे। अब देखो सिंधु सभ्यता, अब मैंने ये फोटो लगाई हुई है, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये क्यों लगाई, तो समझो। जो स्त्री मूर्तियाँ, जो मिट्टी की मूर्तियाँ ना अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगा जाता है। जो स्त्री है ना, मतलब लड़कियों को जो मूर्ति है ना, वो सर्वाधिक मिली है। क्यों? एक कांस्य की नाच एक लड़की की कांस्य मूर्ति भी मिली है, नाचते हुए नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है, वो भी एक लड़की की मिली है। तो ना बहुत सारी लड़कियों की मूर्ति मिलती है जो सेदवासी के हैं। जो बहुत सारी मूर्ति मिली है। उससे ना अनुमान लगाया गया ना, जो वहाँ पे ना मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक का मतलब जो हमारे घर में है, जो हमारे पापा है वो प्रधान होते हैं, पितात्मक है। पर जो जो ये सिंधु सभ्यता के लोग हैं, इसमें अनुमान लगाया गया है ना कि ये ना मातृ सत्तात्मक थे, यानी माता यहाँ पे प्रधान थी। कि उनके डिसीजन से कार्य हुआ करता है। जैसे हमें कुछ चाहिए होता है तो हम पापा को मांगते, पापा ये चीज़ चाहिए। तो वैसे ही वहाँ पे कोई डिसीजन, बड़ा कोई निर्णय लेने की शक्ति जो है वो माता के पास होती थी। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नगर। देखो जो हमें सिंधु सब वो मोहनजोदड़ो से ना एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार जो सेदा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। समझ सेदब, ये याद रखो। सेवद सिंधु घाटी सभ्यता में कंफ्यूज होने वाले हो तो आप पहली वीडियो देख के आ जाओ तुरंत। तो सेदा सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है ना, जिसके मध्य से जो स्नान कुंड है, 11.88 मीटर लंबा था और 60.01 मीटर चौड़ा था एवं 2.43 मीटर गहरा था। नोट्स बनाइए आप, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। स्नान कुंड का मतलब वहाँ पे स्नान कुंड पाया गया। और इसका अनुमान लगाया जाता है ना कि वहाँ पे वो किसी त्योहार के दिन या किसी पर्व के दिन ना वहाँ पर जाकर स्नान क्या करते थे, स्नान क्या करते थे। तो ये अनुमान है भाई, ये रियल नहीं है। मैंने बुक में जो पढ़ा है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसे से हमारे टाइम होता है कि नदी है और उसके ना पवित्र मान के उसके अंदर गंगा जी में जाके पवित्र करके अपने पाप को धोते हैं। तो वैसे ही कुछ होता होगा इनके सिंधु सभ्यता के साथ। तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि कितने मीटर चौड़ा था, कितने मीटर लंबा था। तो ये आप बिल्कुल याद कर ले ढंग से। देखो सिंधु सभ्यता,
अब देखो ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने एक ही में लिखा है। देखो, लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी ना, वो सुमेरिया की सभ्यता थी। याद रखा, लेखन कला का मतलब होता है, लेखन कला का मतलब जो लिखने की जो जो कला है ना, वो विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता थी। जहाँ से हमसे कोई क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। देखो, सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से ना सेब्डोकालीन घोड़े के अस्थि पंजर, मतलब घोड़े के अस्थि पंजर का मतलब घोड़े के हड्डी उड्डी कुछ मिले, जिससे अनुमान लगा थे उसमें घोड़े थे। मेसापोटामिया के अभिलेख में मुर्निक, मतलब जो मेसापोटामिया जो है, जो पश्चिम की जो सभ्यता है, जो डजला और फरात नदी के किनारे है जो मेसोपोटामिया की, वो डजला और फरात नदी के किनारे थी। और वहाँ से भी इनका व्यापार होता था। अभी मैंने व्यापार में आपको पढ़ाया था, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया। तो इसमें क्या था, जो मेसोपोटामिया के अभिलेख है ना, अभिलेख तो आप समझते होंगे, अभिलेख में वर्णित मतलब जो लिखा हुआ है ना, उसे मेहलुआ, जो मेहलुआ जो है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। मेहलुआ, जो मेहलुआ शब्द का जो अभिप्राय है ना, वो सिंधु सभ्यता से है। मतलब क्या, जो मेसोपोटामिया के लोगों ने जो अपने अभिलेख है, उसमें जो मेहलुआ शब्द लिखा है ना, वो सिंधु सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो ये बहुत पूछा जा सकता है, घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आप पढ़ ले ढंग से। और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। यह आपको याद रखना है, सिंपल सा है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अब सिंधु सभ्यता में परिवहन के साधन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि आज के टाइम में तो ये परिवहन के बहुत साधन है। हम ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, रेलवे से जा सकते हैं, अपनी बाइक से जा सकते हैं, अपने कार से जा सकते हैं, बहुत सारे साधन हैं। और जो सिंधु सभ्यता में जो परिवहन के जो साधन थे ना, वो बहुत कम थे। सीधे शब्द है कि लोग यातायात के लिए, मतलब यातायात मतलब आने जाने के लिए, यातायात का मतलब क्या होता है बेटा, आने जाने के लिए दो पहिया, दो पहिए लगे ना, दो पहियों वाली, चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेरे को चार पहियों वाली बैलगाड़ी की इमेज मिली नहीं, इसलिए मैं दोनों दो दो लगा दिए। इस पे मान लो दो आगे और पहिए लग जाएंगे, इसमें लोड करके सामान लेके जाते हैं आज के समय में भी गाँव में, तो वो है। और दो पहियों वाली भैंसा गाड़ी, ये बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, तो आपको यातायात भी समझ में आ गए कि कौन सा सिंधु सभ्यता में परिवहन के साधन कौन कौन से थे। ठीक है, तो चलो फिर देखो, पहली वीडियो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी सिंधु सभ्यता की, पहली वीडियो देख के आए तो आपको दूसरी वीडियो बिल्कुल ढंग से समझ में आएगी। क्यों, जो भी चीज़ आप पढ़े ना, तो शुरुआत से पढ़े, बीच में से कभी ना पढ़े, तो बीच में से भाई कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप शुरू से पढ़ते हो तो कोई भी टीचर हो जीरो से उठाने का प्रयास करता है। अब बीच बीच में मैं आपको गाइडेंस देते रहूँगा। मैं बता दूँ, मेरा नाम रोहित कुशवाहा है और मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो जीएस की आप चिंता बिल्कुल ना करें, समझे। और मैं 3 साल से यूपी पीसीएस 2 साल से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। ठीक है, तो मैं बता दूँ अपने आप को, मेरा नाम रोहित कुशवाहा है और मैंने जीएस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ। और मैं किसी बच्चे को बहुत, अब मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है। मैं छोटे बच्चों को बहुत पढ़ा है, 10 से लेकर 12 क्लास तक को। इसलिए मैं सोचा कि अभी यूट्यूब पे भी पढ़ाऊँ और लोगों को एक अच्छा कंटेंट दूँ और फ्री में उपलब्ध कराऊँ उस चीज़ को। अब देख लो, किसी भी पेड क्लास से अपना मैच कर लो उसको, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं दिखेगा आपको जो इससे अलग पढ़ा दे और मेरे से अच्छा पढ़ा के दिखा दे। मैं मानता हूँ टीचर बड़े बड़े होते हैं, अच्छे पढ़ा सकते हैं, पर कंटेंट के मामले में भी कुछ कम नहीं हूँ उनसे। मेरा कंटेंट उनका कंटेंट आपको सेम ही लगेगा, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, तो मैं बता दूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मोटिवेशन दीजिए। अगर आप जैसे मेरे को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। मुझे भी 6-7 घंटे निकालने पड़ते हैं अपने समय में से। 3-4 घंटे बर्बाद करता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, आप यकीन नहीं मानते होंगे। इतनी एडिट करता हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं समझता हूँ ना कि बच्चों को, हमने एनसीईआरटी इतनी पढ़ ली ना कि हमें रंग बिरंगी चीज़ें देखने का बहुत मन करता है। इसलिए मैंने एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाता हूँ, समझ गए आप। ठीक है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर दो, जो अगर रियल में इसको, जिसको नीड है इस चीज़ की, उसको ज़रूर दीजिए। चलो फिर, अब जो हमारी तीसरी जो वीडियो आएगी ना हमारी, उसमें ना मैं सिंधु सभ्यता के वो मोहरे के बारे में, ठीक है, और एक ग्रीड पद्धति है, मतलब वो कैसे वहाँ पर घर थे उनके बारे में, और जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसे उसका विनाश हुआ। अब ये जो तीसरे पार्ट में लाऊंगा, अगर आप इसको 1000 लाइक तक पहुँचाते हैं तो वैसे ही मेरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, जल्दी नहीं है, ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं, मैं 1 या 2 दिन में वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, 1-2 दिन में कंटेंट रेडी करूँगा और मैं डाल दूँगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आया यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, मैं पहले खुद पढ़ता हूँ। मैंने ये सब चीज़ें पढ़ रखी है, तब भी दोबारा रिवीजन करके 6-7 बुक से उसके बाद में लाता हूँ कि किसी चीज़ की कमी ना हो जाए किसी को। ठीक है, बस चलते हैं फिर।